नमस्ते, मेरा नाम है तनय मल्हारा और आप आ चुके हो एक और हॉबी डूबी डू के नए एपिसोड में। आज का हमारे पास एक एक्सट्रीमली एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल सेशन होने वाला है। सेशन तो क्या, मैं आपको मेरा एक एक्सपीरियंस बताऊंगा। तो बेसिकली मैं मल्हार कम्युनिकेशन से गोवा गया था अभी। तो हाँ, मुझे पता है गोवा बोलते ही हम सबके दिमाग में एक इमेज आ जाती है कि पार्टी कर रहा होगा, ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा। पर एक्चुअली ये एक एडवर्टाइजर्स का फेस्टिवल था, इसको कहते हैं गोवा फेस्ट। तो हम आज इसी गोवा फेस्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक एडवर्टाइजिंग का छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो क्या है, हम सभी लोगों को एक्चुअली मुझे लगता है हर एक इंसान को एडवर्टाइजिंग की कभी ना कभी लाइफ में ज़रूरत पड़ती है। ब्रांड्स, कंपनीज़, शॉप्स और स्टोर्स, इन सब लोगों को तो पड़ती ही है। मुझे लगता है सभी को ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम सभी को कभी ना कभी बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देना होता है। तो बेसिकली एडवर्टाइजिंग यही करता है, और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ जो है वो यही काम आपका और बेहतर कर देती है। जैसे कि मल्हार हो गई और बड़ी बड़ी एजेंसीज़ हो गई, वो कम पैसों में बहुत ज़्यादा लोगों तक आपका जो इन्फॉर्मेशन है, आपका जो मैसेज है, वो एकदम सही तरीके से, कहते हैं इफ़ेक्टिवली पहुंचा सकती है। तो गोवा फेस्ट पे हम वापस आते हैं। गोवा फेस्ट एक यही ऐसा फेस्टिवल है जो सारे एजेंसीज़ है, एडवर्टाइजिंग कंपनीज़ है, उनके लिए एक फेस्टिवल अरेंज करता है। और माइंड यू नॉट, ये इंडिया का सबसे बड़ा एडवर्टाइजर्स का फेस्टिवल होता है। तो मतलब एकदम ही अमेजिंग एक्सपीरियंसेस आए मुझे वहाँ। सबसे पहले तो मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ कि मैं जैसे ही वहाँ पर गया ना, तो वहाँ पर तो सबसे पहले आपको कल्चर शॉक लगता है कि यार ये सब लोग ऐसे कैसे कपड़े पहन के आए हैं। मतलब सब लोग ऐसे कपड़े पहने हैं जैसे बंडी में कोई है जो स्टेज के ऊपर है, शॉर्ट्स में हैं, लोग गॉगल्स पहने हुए हैं, लोग एकदम प्रिंटेड शर्ट्स पहन के आए हैं। तो वहाँ का वर्ल्ड ही अलग है, मतलब आपको फुल गोवा का वाइब देता है। पर उसी के साथ यहाँ पर ना एक बहुत ही हिडन जेम्स होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, मोती छुपे हुए होते हैं। तो बस वो एक परख होनी चाहिए आपको तो मोती ढूंढने की। तो यहाँ पर वो लोग मास्टर क्लासेस भी अरेंज करते हैं। तो ये जो ऐसी मास्टर क्लासेस है वो इन लोगों की होती है जो एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में बहुत ही अच्छा काम करते हैं, अभी करंटली कर रहे हैं, पहले करते थे, और उनके अभी के कंडीशन पे, अभी की चैलेंजेस से रिलेटेड क्लासेस होती है। तो यही कोई क्लासेस मैंने अटेंड की। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ ये क्लासेस बांटूँ। एक्चुअली ये हॉबी डूबी डू और मल्हार कम्युनिकेशन यही चाहता है कि आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे जो मल्हार के एम्प्लॉयज़ को मिली थी एक्सपीरियंस करने के लिए, और यही इन्फॉर्मेशन मैं आपको बांटने वाला हूँ। तो सबसे पहले वहाँ का एक बहुत ही अमेजिंग मास्टर क्लास था, वो था सैम बलसारा का मीडिया प्लानिंग इन डिजिटल इंडिया। तो इसमें सबसे पहले तो ये बात है कि अभी सबको पता है कि डिजिटल मीडिया बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। डिजिटल मीडिया मतलब हम जो भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये जो भी डिजिटल मीडियम्स है, जो भी फ़ोन और इंटरनेट से सब कनेक्टेड है, वो डिजिटल मीडिया हो गया। और वहाँ पर एडवर्टाइजिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो सबसे पहले तो ये सेशन था उनका कि इस डिजिटल मीडिया को कैसे हम कैप्चर कर सकें। तो ब्रांड्स का एक बहुत ही अच्छा या बहुत ही इम्पॉर्टेंट एम होता है। वो क्या एम होता है कि जितने यंग लोगों को आप आपके ब्रांड के साथ एसोसिएट कर लो उतना अच्छा है, क्योंकि अगर वो यंग है तो वो आगे जाकर आगे तक आपके साथ बने रहेंगे। तो ये एक बेसिक मोटिवेशन होता है सारे कंपनीज, ब्रांड्स का। और इसी को कैप्चर करने के लिए डिजिटल जो मीडियम है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि हम सभी को पता है कि डिजिटल मीडियम में सारे बच्चे होते हैं। मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक, आजकल का तो वर्ल्ड ही यही हो गया ना कि हाय, इंस्टाग्राम पे हाय बोल दिया, फेसबुक पे बाय बोल दिया, गुड नाइट। मतलब ऐसा ही हो गया ना, सब इंस्टाग्राम, फेसबुक से ही कनेक्टेड है। तो इस मीडियम को कैसे सही से यूज़ कर सकते हैं वो सैम बलसारा ने हमें बताया था। उसके मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मैं आपको पॉइंट्स थोड़ा समझा के समझाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो डिजिटल मीडिया का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप उसमें एकदम टारगेट कर सकते हो आपकी ऑडियंस को, क्योंकि आप जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट बनाते हो, डिजिटल मीडिया आपको पूछता है कि ये कौन से लोगों को दिखानी है, और एकदम एग्जैक्टली आपको पूछता है कि मेन या विमेन, बच्चे या बड़े, कौन से उम्र के,
कौन से रीजन के, जलगांव में दिखानी है, मुंबई में दिखानी है, अमेरिका में दिखानी है, पूरे भारत में दिखानी है, तो वो आपको ऐसे क्राइटेरियाज देता है। तो इससे क्या हो जाता है, अगर आपको पता है कि आपको किसको मैसेज देना है, तो आपके लिए डिजिटल मीडिया बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। मतलब अगर मुझे पता है, जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि निकोटेक्स करके एक ब्रांड है। निकोटेक्स ब्रांड ये है जो सिगरेट जिनको छोड़नी होती है उनके लिए च्युइंगम्स बनाता है, पैचेस बनाता है। तो ये निकोटेक्स ब्रांड वालों के पास बजट ज़्यादा नहीं था, पर उनको पता था कि उनको टारगेट किनको करना है। उनका टारगेट ऑडियंस था कि जो जो अभी भी न्यूली मैरिड हुए हैं और जिनको अभी बच्चा होने ही वाला है, तो उसका एज ग्रुप उन्होंने सेट कर लिया कि 30 या 28 से 35 के एज ग्रुप में जो भी मेन एंड विमेन हैं और मेट्रो सिटीज़ में हैं, जिनको इतना एजुकेशन है कि सिगरेट छोड़ना है, मुझे कुछ अपनी लाइफ के लिए अच्छा करना है, कुछ हेल्दी मुझे करना है, तो उन्होंने वो टारगेट ऑडियंस को पकड़ लिया। अब उनको टारगेट ऑडियंस एकदम अच्छे से मिल गई, तो उनको रिजल्ट बहुत अच्छे मिल गए। क्यों? क्योंकि उनको पता था उनका टारगेट ऑडियंस क्या है, और डिजिटल मीडिया ने एकदम तीर की तरह सीधा सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट किया जो उनके पोटेंशियल बायर्स थे। तो इस तरीके से एक बहुत ही अच्छा, मतलब एकदम तीर कमांड जैसे डिजिटल मीडिया काम करता है। वो आपके लिए ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि टारगेट ऑडियंस को आप सही से पिन पॉइंट कर सकते हो और एकदम सही से उन्हीं तक मैसेज जाएगा जिन्हीं तक आपको पहुंचाना है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा डिजिटल मीडिया का ये है कि वायरल हो जाता है कुछ भी। मतलब हम देखते हैं कि एक चीज़ वायरल हो रही है, इसको हम एडवर्टाइजर्स, एक कंपनी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कैसे हम खुद वायरल हो सकते हैं। मतलब हमारा तो यही एम है कि अपने आप लोग एक दूसरे को हमारा मैसेज फॉरवर्ड करें जो इतना अच्छा मैसेज हो। और यही पैराशूट के एक कैंपेन था, उन्होंने की थी। तो उन्होंने क्या किया था कि एक चंपी कैंपेन निकाला था। तो ऐसा बोला था कि आपको आपके पसंदीदा इंसान को चंपी करनी है और आपको कैमरा के सामने चंपी करनी है और वो इंस्टाग्राम पर डालना है, फेसबुक पर डालना है। तो ये इतना वायरल हो गया। मतलब सोचो आप, एक लड़की है, वो उसकी मम्मी के साथ बात कर रही है कि मम्मी इधर आओ, मैं आपको नहीं बताऊंगी, बस आप इधर नीचे बैठो। वो मम्मी नीचे बैठती है, वो ऊपर बैठती है, फिर मम्मी को पता नहीं है क्या चल रहा है, तो वो क्या करती है, एकदम से पैराशूट की बॉटल खोलती है, तेल लेती है और चंपी देने लगती है। और मम्मी एकदम शॉक हो जाती है कि यार मुझे चंपी कैसे दे रही है तू, मतलब तू तो यार मेरा ध्यान देने लग गई है, मैं तेरा ध्यान देती थी, अब तू मेरा ध्यान दे रही है। तो वो जो रिएक्शन थे वो लोगों के साथ कनेक्ट कर गए कि तुम अपने पसंदीदा इंसान के लिए कुछ अच्छा करो, कुछ चंपी करो। तो ये कैंपेन बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था। तो डिजिटल मीडिया का एक और ऐसा चीज़ है कि वायरल बहुत हो जाता है। तो ये जो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप डिजिटल मीडिया में एकदम अच्छे से टारगेट कर सकते हो, यंग लोग आजकल डिजिटल मीडिया पे बहुत है, उनको कैप्चर कर सकते हो, वायरल हो सकता है। और एक और उन्होंने फैक्ट बोला कि एडवर्टाइजर्स का ग्लोबली और इंडिया में डिजिटल मीडिया में जो उनका एक्सपेंडिचर है, मतलब वो जितना स्पेंड करते थे पहले 2005 में, वो पूरा एडवर्टाइजिंग कैंपेन का 5% डिजिटल को देते होंगे। अभी 2023 में, 2022 में जो रिपोर्ट्स आई है, डिजिटल मीडिया को 50%, एटलीस्ट 50%, इक्वल टू मतलब 50% वो उनका खर्चा डिजिटल में देते हैं और बाकी सब फिर प्रिंट, टीवी, इधर उधर, आउटडोर, इधर उधर देते हैं। तो अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिजिटल मीडियम हो गया है और सब एडवर्टाइजर्स इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। पर डिजिटल मीडियम में कुछ खामियां भी है, और वो खामियां कुछ इस तरह है कि क्योंकि ये आपका बहुत ही स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस होता है, मतलब अगर आपको स्पेसिफिक पता है कि मेरा यही टारगेट ऑडियंस है, मतलब मुझे यही मेरे कस्टमर्स है, तो आप उनको बहुत अच्छे से कर सकते हो। पर अगर आपका टारगेट ऑडियंस, आपके कस्टमर्स बहुत बड़े हैं, मतलब आपका ऑडियंस एक 10 साल का लड़का भी है और एक 50 साल की आंटी भी है, अगर इतना वास्ट आपका टारगेट ऑडियंस है, तो आप डिजिटल मीडिया पे शायद थोड़ा लैग कर जाओगे, क्योंकि आपको दोनों को कैसे आप टारगेट करोगे, मतलब आप इसको भी टारगेट करोगे, उसको भी करोगे, किसको, तो आप सबको अगर टारगेट करने गए तो वो आपके लिए बहुत महंगा खर्चा हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आपका बहुत बड़ा टारगेट ऑडियंस है तो शायद डिजिटल आपके लिए उतना बेहतर नहीं है। करना चाहिए, पर फिर वो आपको टीवी एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा फायदा देगा, क्योंकि एक स्पिल ओवर करके वर्ड होता है, मतलब टीवी में सब लोग टीवी देखते हैं। अगर एक डांस इंडिया डांस जैसा शो है तो एक 10 साल का बच्चा भी देखता है, एक 50 साल की आंटी भी देख रही है, वो दोनों साथ में बैठ के डांस देख रहे हैं। तो वहाँ पर क्या है, टीवी में सब तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है।
तो ये एक डिसएडवांटेज होता है डिजिटल का कि अगर आपका बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, वेरीड कस्टमर बेस है, तो शायद आपको दिमाग लगा के ध्यान से डिजिटल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सेकंड ऐसा होता है कि डिजिटल में यार बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। मतलब एक जगह पर आपका इंस्टाग्राम खुला है, एक जगह पर फेसबुक खुला है, अरे व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, फिर कोई फनी मीम ऊपर चले गया, नीचे कुछ अच्छा कंटेंट है, तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है। तो यही डिस्ट्रैक्शन में अगर आपको आपका मैसेज देना है तो आपको बहुत ही ध्यान से देना पड़ेगा, क्योंकि लोग बहुत डिस्ट्रैक्टेड होते हैं डिजिटल मीडिया पे। और आपका एक तो डिजिटल मीडिया पे इतनी बड़ी फ़ोन की स्क्रीन है, ये अगर फ़ोन की स्क्रीन है तो आपका ऊपर तो कोई और वीडियो चल रहा है, नीचे कुछ और फोटो दिख रहा है, और सिर्फ बीच में आपका कंटेंट है, तो वो वहाँ पर आपका स्क्रीन का प्रपोर्शन सिर्फ इतना है। तो आपको लोगों के अटेंशन के लिए बहुत ज़्यादा फाइट करना पड़ता है डिजिटल के लिए। तो वो एक क्या बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन या ऐसा जो है वो डिजिटल मीडिया में ज़्यादा है, जो टीवी में नहीं है, जो न्यूज़पेपर में नहीं है। मतलब टीवी में भी अगर आपको ऐड देखनी ही पड़ती है, मतलब टीवी में ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप स्किप कर दो ऐड या आप ऊपर चले जाओ या स्क्रॉल कर लो, ऐसा नहीं होता है। टीवी में देखना ही पड़ता है। न्यूज़पेपर में भी आप बहुत ध्यान से न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप, क्योंकि आप बहुत ध्यान लगा के न्यूज़ पढ़ रहे हो और उसमें आप ऐड देखते हो, तो आपका फोकस होता है। डिजिटल में आपका फोकस नहीं है, आप सब इधर उधर जा रहे हो। तो ये कुछ फ़ायदे और नुकसान हैं डिजिटल मीडिया के। तो ये उन्होंने डिजिटल मीडिया के बारे में बोला। फिर एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये जो उन्होंने एक मास्टर क्लास लिया था वो था तमन्ना मैम ने, एक तमन्ना धमीजा मैम। उन्होंने क्या कहा कि ये जो कम्युनिटीज़ होती है, मतलब इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे एक कम्युनिटी होती है बनी बनाई, और वो जो कम्युनिटी है उसे अगर हम एज एडवर्टाइजर्स टैप कर पाए तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। क्योंकि एक फेसबुक की कम्युनिटी क्या होती है, फेसबुक की कम्युनिटी ये होती है कि लोग कोई फॉर एग्जांपल कॉमन टॉपिक पे आते हैं साथ में बात करने। उन्होंने एग्जांपल दिया था कि एक फूड रिलेटेड एक कम्युनिटी थी। तो क्या था, एक लेडी थी, उनको बहुत इंटरेस्ट था कि उनको खाने में बहुत इंटरेस्ट है, बनाने में और खाने की रिलेटेड चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है। तो उन्होंने क्या किया कि फेसबुक पे एक कम्युनिटी शुरू कर दी और वो डालती गई उनकी चीज़ें कि मैंने आज ये बनाया, मेरे साथ ऐसा हो गया, अरे ये तो जल गया, अरे ये बहुत अच्छा हुआ, मैंने ये चाट मसाला डाला, इसके साथ ये डाला तो बहुत अच्छा हो गया। तो ऐसे उन्होंने कम्युनिटी शुरू कर दी। अब सब लोग उनके साथ जुड़ते गए क्योंकि उनको फ़ायदा दिखा उनमें कि अरे मैं भी कुछ सीख रही हूँ इसमें, और फिर वो खुद भी अपना डालने लग गए कंटेंट। तो ये कम्युनिटी एक ऐसी चीज़ है जहाँ सिर्फ एक ही जन नहीं बात कर रहा है, जहाँ सब एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, सब एक दूसरे से सीख रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम शब्द सुनते हैं बार बार, एंगेजमेंट सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि सब एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सर हमारी क्लास ले रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं, या ऐसा नहीं है कि बस एक ब्रांड बोल रहा है कि हम आपको इतना देते ये करते हैं वो करते हैं और आप सिर्फ सुन रहे हो। कम्युनिटीज़ में क्या होता है, बातें हो रही होती है। तो आप ये फेसबुक या ऐसी कम्युनिटीज़ को अगर आप इस कम्युनिटी में अगर आप जा पाए, इस कम्युनिटी में अगर आप एडवर्टाइज कर पाए, तो आपका जो भी मैसेज है वो ज़्यादा पढ़ा जाएगा और ज़्यादा अच्छे से उसको एंगेजमेंट आएगी। मतलब हमें तो यही चाहिए होता है ना एडवर्टाइजर से कि हम एडवर्टाइजिंग जो कर रहे हैं वो लोगों तक पहुँचे और लोग रिस्पॉन्ड करें उसको, मतलब रिस्पॉन्ड करे एज इन हमारे स्टोर में आए या कुछ खरीदे या हमें बताए, मतलब जो हम कह रहे हैं उसका रिस्पॉन्स भी तो मिले। तो जी हमारे साथ बातें हों लोगों की, तो ये कम्युनिटीज़ में बहुत ज़्यादा होती है। तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि जब एक जन ने कम्युनिटी में एडवर्टाइजिंग करना शुरू किया, फॉर एग्जांपल उन्होंने कोई आटे का एग्जांपल दिया था, तो क्या हुआ, आटे से रिलेटेड उन्होंने एक पोस्ट बनाई। अब पोस्ट ऐसी नहीं हो सकती कि जिससे आप नॉर्मल हर जगह आप ऐड डालते हो, फिर लोग ऐड की तरह उसको हटा देंगे। कम्युनिटी में अगर आप हो तो कम्युनिटी की तरह आपको मैसेज करना पड़ेगा। तो कम्युनिटी में उन्होंने एक पोस्ट डाला, उस पोस्ट से लोग बातें करने लग गए, अरे यार ये आटा इतना अच्छा नहीं है, या ये आटे की ये बहुत अच्छी बात है, या ये आटे के साथ मैंने ये इस तरीके का कुछ किया तो बहुत अच्छा हो गया। तो जब लोग आपके बारे में बातें करने लगते हैं ना, वो ही हमें चाहिए एडवर्टाइजर्स के लिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कम्युनिटीज़ जो प्लेटफॉर्म है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं इस चीज़ों के बारे में, पर कम्युनिटी बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है। और हम सबको पता ही है एडवर्टाइजिंग धीरे धीरे कैसे कैसे बदलते जा रही है। मतलब जैसे जैसे नए मीडियम्स आते हैं, एडवर्टाइजर्स उस मीडियम पे अपना एडवर्टाइजिंग करती है, तो धीरे धीरे मीडियम्स बदलते हैं, उस मीडियम के साथ हमें ढलना है, हमें अच्छे से उस मीडियम को समझना है
दिमाग लगा के और बहुत ही लोगों के साथ कनेक्ट होके हमारे मैसेजेस देने हैं। नेक्स्ट जो मेरा फेवरेट था सेशन वो था कम्युनिकेटर्स एज स्टोरी टेलर्स। तो क्या होता है ना, ये भरत सर है, भरत करके, उन्होंने ये क्लास लिया था और उन्होंने ऐसा बोला कि अगर आप कोई भी बात फैक्ट्स, ओपिनियंस, डेटा, चार्ट, नंबर, परसेंटेज, इन सब चीज़ों से शुरू करोगे ना तो आपको बहुत ऑपोजिशन मिलेगा। मतलब आपको आपकी बात उतनी अच्छे तक नहीं पहुंच पाएगी, एक इंसान तक कनेक्ट नहीं कर पाएगी जितनी कि स्टोरी कर पाती है। मतलब स्टोरी में क्या होता है, आप एक इंसान को बोलते हो, जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, वो मलेशिया में सनसिल्क के लिए काम करते थे। तो उन्होंने बस वो गए और अपने कस्टमर से एक बार मिलने गए थे, कि देखने गए थे कि कस्टमर्स क्या बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने ऐसे जाना कि मलेशिया में लोग स्कार्फ पहनते हैं, बहुत सारी लेडीज़ जो है उनका तो पूरा एक ड्रेस होता है, तो वो स्कार्फ पहनते हैं। तो वो चाहते हैं कि उनके शैम्पू में ऐसा कुछ हो जो उनको वो जो खुजली होती है वो स्कार्फ पहनने से वो कम हो और मतलब उसमें से अच्छी खुशबू आए उनके बालों में से। तो ये एक उनको पता चली चीज़। अब वो उन्होंने क्या किया, वो अगले दिन सनसिल्क के सीधा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिलने चले गए और ऐसा कुछ नहीं कहा कि मैंने इतना रिसर्च किया, ये उन्होंने बस एक सिंपल चीज़ कही, अरे मैं कल आपके कस्टमर से मिल रहा था, उन्होंने मुझे एक बहुत ही सिंपल बात बताई कि उनको तब खूबसूरत फील होता है जब उनके बाल में से खुशबू आती है। तो उन्होंने क्या किया, एक बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में एक कहानी सुना दी और वो कहानी के वजह से सनसिल्क ने मलेशिया में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जो सिर्फ जो स्कार्फ पहनते हैं उन लोगों के लिए, और वो सक्सेस, वो सुपर हिट हो गया। तो इस कहानी का बेसिक पॉइंट ये है कि आप जब भी कोई भी चीज़ कहना चाह रहे हो तो फैक्ट्स और ओपिनियंस को कम रखकर स्टोरी की तरह आप जितना करोगे उतना सामने वाला इंसान आपसे कनेक्ट हो जाएगा। पर स्टोरीज़ के भी कुछ रूल्स होते हैं। स्टोरीज़ के कुछ ऐसे रूल्स होते हैं कि पहले तो आपको सामने वाले को एक इमेज दिखानी पड़ेगी। मतलब जब भी आप कोई कहानी सुना रहे हो तो कहानी में आपको डिटेल में कहानी सुनानी पड़ेगी। मतलब कुछ ऐसे कि जैसे मैंने शुरुआत किया था कि गोवा फेस्ट ऐसा होता है कि वहाँ पर लोग बंडी पहन के आ जाते हैं, चश्मे पहनते हैं, स्टेज पर खड़े हैं, स्पीच दे रहे हैं, माइक है उनके पास, 1000 लोग सुन रहे हैं उनको, और वो शॉर्ट्स चड्डी में आए हैं और टोपी पहनी है, कोई गंजा है, एकदम अतरंगी है गोवा फेस्ट। तो आप भी क्या है ना, धीरे धीरे देखने लग गए कि यार ऐसा है क्या गोवा फेस्ट, अरे ऐसे लोग हैं वहाँ पर, ऐसा दिखता होगा। तो जितना आप डिटेल में बोलोगे उतना लोग आपके साथ ढलते जाएंगे कहानी के अंदर। पर एक और इसमें हमें ध्यान देनी है बात कि जितनी डिटेल में तो आप बोल दोगे पर अननेसेसरी डिटेल्स नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर मैं गोवा फेस्ट के बारे में बोल रहा हूँ तो फिर मैं ये नहीं बोलना चाहिए कि जब मैं ट्रेन में गया तब मुझे पानी ही नहीं मिल रहा था या पानी गर्म आ रहा था। ये सब अननेसेसरी डिटेल्स है। तो आपको डिटेल रखनी है आपकी कहानी, पर अननेसेसरी डिटेल्स को सब हटा देना है। फिर आपकी कहानी में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए। एक, आपका मुद्दा होना चाहिए कि ये मेरा मुद्दा है, इसके वजह से मैं ये कहानी बोल रहा हूँ, और आपकी कहानी होनी चाहिए जो मुद्दे को सपोर्ट करे। मतलब आप पहले एक कहानी बोलो, फिर एंड में जो आप मुद्दा बोलने की कोशिश कर रहे हो उसको एम्फेसिस करो, तो आपका जो भी आप बोलना चाह रहे हो वो लोग एकदम अच्छे से ले लेंगे। और हम एडवर्टाइजर्स, मार्केटियर्स लोगों को पिच बहुत करते हैं, है ना, हम पिच करते हैं, हम बेचना चाह रहे हैं, हम सेल करना चाह रहे हैं। अगर आप कुछ कहानी की तरह सेल करोगे तो लोग कनेक्ट कर जाएंगे और लोग उसको ले लेंगे, क्योंकि आपने एक इंसान को डेटा फैक्ट नहीं बताया, आपने एक इंसान के दिल को कैप्चर किया है। ऐसा वो कह रहे थे, ये मेरे शब्द बिल्कुल नहीं है। अगर मैं आपको कोई भी सेशन में ऐसा हो कि यार तनय इतना इंटेलेक्चुअल कहाँ से हो गया, तनय को ये चीज़ें कहाँ से मालूम पड़ गई, तो मैं बस एक तोते की तरह जो उन्होंने मुझे बताया है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, आपके पास बस शेयर कर रहा हूँ। और बस इसी आप में और मुझ में ज़्यादा, मुझे आपसे कुछ ज़्यादा पता नहीं है। मैं बस 3 दिन के लिए वहाँ गया था, वहाँ से जो सीख के आया वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग एक और, पर ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल भी था। ये एक ऐसा सेमिनार था जिन्होंने हमारा अलग ही दिशा में दिमाग खोल दिया। मतलब एक ये वॉर्क WARC के MD आए थे, MD आए थे। ये बहुत बड़ी मार्केटिंग कंपनी है पूरे वर्ल्ड की। तो उन्होंने बोला कि ये 3 से 4 चीज़ें अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका कोई भी एडवर्टाइजिंग कैंपेन है
वो उसके चांसेस है कि वो सक्सेसफुल हो जाए। वो कुछ इस तरह है, मैं आपको फ़ोन में से पढ़ के बताता हूँ कि हमें सबसे पहले किसी भी इंसान को कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच रखनी पड़ेगी। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच मतलब हम ब्रांड्स के लिए तो काम कर ही रहे हैं, एडवर्टाइजर्स, पर हम ऑडियंस के लिए कर रहे हैं। लेकिन हम जो भी बना रहे हैं ऑडियंस के लिए बना रहे हैं। तो हमारे जो कस्टमर्स हैं वो राजा है, मतलब जो कस्टमर्स हैं उन्हीं से हमें कनेक्ट करना है। तो कस्टमर हमारे दिमाग में एक इन्वर्टेड कॉमास में कस्टमर होना चाहिए कि एक इंसान कस्टमर बायर ये क्या सोच रहा होगा, इसको क्या कनेक्ट कर पाएगा। तो कस्टमर के लिए होना चाहिए। हम नॉर्मली बहुत बार ऐसा करते हैं कि ब्रांड के लिए चीज़ें बनाते हैं, पर हमें ध्यान रखना है कस्टमर के लिए बना रहे हैं। कस्टमर को दिमाग में रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, जो एक्चुअली पूरे गोवा फेस्ट में बहुत बातें हुई थी इसके बारे में, वो ऐसा था कि डेटा, मतलब ये जो शब्द है ना, वो सब लोग आजकल सब इसी के बारे में बात कर रहे हैं। डेटा डेटा डेटा, डेटा से ये आया, डेटा का क्या मतलब है, डेटा डेटा। तो डेटा के वजह से एडवर्टाइजर्स ये समझ पाते हैं कि उनको कौन सा कैंपेन वर्क किया, क्या वर्क किया, कौन से लोगों पे वर्क किया, कौन से लोगों को क्या देना चाहिए। तो ये जो डेटा है वो हमें क्लियर दिखाता है, दृष्टि देता है कि हमें कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो वो भी यही कह रहे थे कि हमें इस डेटा के मदद से पहले हमारा गोल डिसाइड करना है। कोई भी कैंपेन बनाने से पहले हमारा गोल क्या है, हमारा गोल, पहले गोल डिसाइड होगा, फिर उसी के ऊपर हमें क्रिएटिवली सोचना है। मतलब एक स्ट्रक्चर होना चाहिए हमारे काम करने में। ये होना चाहिए कि पहले गोल देखो, आपका गोल क्या है, आपका मेन एम क्या है ये कैंपेन का। आपका मेन एम ये है कि आपको नए कस्टमर्स चाहिए। आपका मेन एम ये है कि बहुत सारे लोगों तक ये मैसेज जाए, कौन से मीडियम पे हम कर रहे हैं, और फिर हम इसके लिए क्रिएटिवली सोचें। तो पहले गोल आता है, फिर क्रिएटिविटी आती है। ये पूरे गोवा फेस्ट में इसके बारे में भी बहुत बातें हुई है कि हमें जो भी काम करना है, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, स्ट्रक्चर और क्रिएटिविटी दोनों को साथ में मिला के काम करना है। हमें क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर वो हमेशा मतलब आधार होना चाहिए उसको स्ट्रक्चर का। ये एक इम्पॉर्टेंट बैलेंस बनाए रखना है। थर्ड एक ऐसा है कि वो बोले थे एक साउंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। मतलब एक आवाज़, उसको हम कैसे अपने ब्रांड, अपने स्टोर से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, उन्होंने ना एक साउंड बजाया था और वो साउंड ये था ढुढुम, मतलब मैं इतने अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ, पर ये था, वो नेटफ्लिक्स का साउंड था। और उन्होंने बोला था ढुढुम किसका साउंड है, और पूरे ऑडियंस ने, 1000 लोग होंगे, सब ने एक साथ चिल्लाए नेटफ्लिक्स। तो हम सबको पता है ढुढुम मतलब नेटफ्लिक्स, हम सबको पता है एयरटेल। मतलब हम सबको ये जो साउंड है ना वो बहुत कनेक्ट कर जाते हैं। हम इतना सोचते नहीं है इसके बारे में, पर बहुत कनेक्ट कर जाते हैं। तो ये साउंड के ज़रिए हम कुछ सोच सकते हैं क्या। और साउंड में उन्होंने एक और डिटेल में चीज़ बताई कि साउंड कल्चरली रिलेटेड होना चाहिए। मतलब एक ब्रांड ने एक अमेरिका में एक ट्यून बनाई होगी, जैसे पै पै पै, उन्होंने अमेरिकन इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए। वही ब्रांड ने इंडिया में जब बनाई तब शहनाई यूज़ किए, तबले यूज़ किए। तो क्या है ना, अपनापन लगता है उस साउंड से, तो साउंड से भी कनेक्शन बन जाता है। तो ऐसे हमें साउंड भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, उन्होंने बोला कि आप कोई भी चीज़ बनाओगे तो उसमें ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे आप अगर सोचो, गेमर्स कम्युनिटी एक बहुत ही बड़ी कम्युनिटी है, लोग पबजी बहुत खेलते हैं, पबजी की कम्युनिटी होती है, और उस कम्युनिटी में अगर आपको जाना है, उस कम्युनिटी के लोगों को आपको आपका एडवर्टाइज़ करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हम ऑथेंटिकली उस कम्युनिटी के जो दायरे हैं उस दायरे में रहकर हम अपनी एडवर्टाइजिंग करें। ऐसा नहीं है कि हम उस कम्युनिटी में चले गए तो हमने ही पूरा टेक ओवर कर लिया, हम उनके जो भी रूल्स है, जो भी मेथड्स है, उस सबको फॉलो नहीं कर रहे हैं, बस अपना ही धकाते जा रहे हैं, तो आपका फिर ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट नहीं होगा। तो हमें ऑथेंटिकली जो कम्युनिटी है उसके रूल्स समझने पड़ेंगे, उनके बारे में समझना पड़ेगा, और उनको एंगेज करना पड़ेगा बाय मोल्डिंग इनटू देयर ब्रैकेट, ऐसा उन्होंने कहा था। तो ये उनके कुछ मंत्र थे टू अनलीश एंड सुपरचार्ज योर क्रिएटिव पोटेंशियल एंड क्रिएटिव कैंपेन्स। एक एंड में बस आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि एक और
लियो बर्नेट करके कंपनी है, उन्होंने एयरटेल के लिए ऐड बनाई थी। एयरटेल के ऐड बनाने के लिए उन्होंने एक कैंपेन बनाने के लिए 9 महीने दे दिए। मतलब उन्होंने 9 महीने तक एक ऐड में काम किया है। मतलब इतनी डिटेल में काम चल रहा है। और उनको तब जाके ये गोवा फेस्ट में, सिर्फ गोवा फेस्ट के साथ अवार्ड्स भी होते हैं, एबी अवार्ड्स कहते हैं उनको 5, 6, 7 वही कैंपेन के लिए अवार्ड्स मिलते जा रहे हैं, क्योंकि काम इतना अच्छा था। पर काम उन्होंने 9 महीने के लिए किया, इतने डिटेल में काम किया है। तो लोग उस लेवल तक काम कर रहे हैं। और बस ये हमारे लिए भी, मेरे लिए भी बहुत ही बड़ी बात है कि कोई 9 महीने के लिए, 9 महीने में तो आजकल 3 महीने में फिल्म बन जाती है, 9 महीने में वो एक एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं, तो इतने डिटेल में काम कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी बात है। तो ये सारे थे हमारे मास्टर क्लासेस के कुछ सारांश में मैंने आपको बताया। और जैसे कि आपको पता है, एडवर्टाइजिंग हम सब लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को कुछ इसमें से मिला होगा, मेरे एक्सपीरियंसेस आई होप मैं आपको बता पाया होगा। एंड मल्हार आपके लिए हॉबी डूबी डू के अगले सेशन वापस लाएगा, इंटरेस्टिंग लाएगा। अगर ये कम इंटरेस्टिंग लगा, आई होप ना लगा हो, नहीं लगा होगा, मैंने पूरी जान डाली थी इसमें, तो अगली बार और इंटरेस्टिंग लाएगा। और आप बने रहें हॉबी डूबी डू के साथ। और वापस मैं कहना चाहूँगा कि एडवर्टाइजिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एजेंसीज़ आपको बहुत अच्छे से आपका जो मैसेज है कम पैसों में बहुत ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंचा सकती है, कैसे क्रिएटिवली पहुंचा सकती है, उसमें मदद करती है। मैं वापस एज अ पार्ट ऑफ मल्हार को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि हमें इतने बड़े लेवल के इंडिया का बेस्ट एडवर्टाइजिंग फेस्टिवल में भेजा, गोवा फेस्ट में भेजा। और आई होप और भेजते जाए और हमें नई नई चीज़ें पता चलती जाए और हमें अपने काम में वो डालने में मदद हो। आई होप आप सब लोगों को इस जर्नी में मेरे साथ मज़ा आया होगा। आपको अगली बार मिलते हैं हॉबी डूबी डू में।